बीए प्रथम वर्ष की इस वीडियो क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। हमारे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें जो कवि संकलित किए गए हैं उनमें आदिकाल और मध्यकाल के कवियों का संकलन विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार किया गया है। आदिकाल में 3 कवि इसमें संकलित है, जिसमें विद्यापति, कुशललाभ और कल्लोल की डोला मारूरा दुआ और पृथ्वीराज रासो का केमास कर्नाटकी प्रश्न। आदिकाल के कवियों की ऊपर चर्चा करने से पूर्व हमें हिंदी साहित्य के आदिकाल के विषय में संक्षिप्त चर्चा कर लेनी चाहिए कि आदिकाल में क्या क्या साहित्यिक सामग्री है, इसका नामकरण कैसे पड़ा और उसके क्या क्या पृष्ठभूमि रही, सामाजिक आर्थिक क्या वैचारिक पृष्ठभूमि रही और कौन कौन सी मुख्य प्रवृत्तियाँ है और कितने प्रकार का साहित्य इस कालखंड में संकलित है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल अपनी काल सीमा तथा नामकरण की समस्या के कारण विवादों के घेरे में घिरा रहा। अनेक विद्वानों के अनेक मत है कि इसका नामकरण क्या रखा जाए, इसकी सीमा कब से शुरू की जाए, कैसे की जाए। हिंदी साहित्य का प्रारंभ हिंदी भाषा के प्रारंभ से जुड़ा हुआ है। विद्यार्थियों, हिंदी भाषा के साथ साथ हिंदी साहित्य का प्रारंभ जुड़ा हुआ है। ये बात आप नोट कीजिए। किसी भी जनभाषा में सदा एकरूपता नहीं बनी रहती, उसमें स्थान काल के कारण अंतर उपस्थित होता रहता है। उस दृष्टि से हिंदी भाषा ने मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, मेवाती, हाड़ौती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, भीली, खानादेसी, पहाड़ी आदि अनेक रूप धारण किए। इन सब बोलियों में तात्विक समानता है। ये जितनी भी बोलियों का नाम मैंने लिया उनमें तात्विक समानता है। आजकल स्थान एवं काल भेद के कारण इन सब के रूपों में थोड़ा कुछ अंतर दिखाई देने लगता है, किंतु तत्वतः ये सब बोलियां और भाषाएं हिंदी भाषा के अंतर्गत ही आती है। इन सभी बोलियों में जितना भी साहित्य रचा गया वो हिंदी साहित्य का साहित्यिक लिटरेचर कहलाएगा और इन सब भाषाओं में रचा गया साहित्य ही हिंदी का साहित्य कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे आदिकाल में डिंगल पिंगल में अपभ्रंश में साहित्य रचा गया, तो सारा का सारा साहित्य हमने हिंदी साहित्य के अंतर्गत उसको स्थान दिया है। दूसरे तौर पे हम देखें तो मध्यकाल में ब्रज भाषा और अवधी भाषा मुख्य भाषा थी। उसमें जितना भी साहित्य रचा गया वो भी हिंदी का साहित्य है। रीतिकाल में भी, आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी का जो साहित्य है वो हिंदी का साहित्य कहलाया। वस्तुतः हिंदी वह भाषा है जो अपभ्रंश से अलग होकर अपना स्वतंत्र विकास करके तात्विक दृष्टि से अपनी अपभ्रंश से अलग हो गई। यद्यपि अपभ्रंश 15वीं शताब्दी तक साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई, किंतु 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा उससे पृथक हो गई, उसमें साहित्य का सृजन होने लगा। इसी भाषा को उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी या अवट आदि नाम से जाना गया। वास्तविकता तो यह है कि उत्तर अपभ्रंश, पुरानी हिंदी और अवट आदि नाम भ्रामक है। यह पुरानी हिंदी ही है हकीकत में। अवट आदि नाम भ्रामक है, केवल ये पुरानी हिंदी है जिसने अपभ्रंश से अलग होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लिया था। गुलेरी जी ने, जयपुर के जो बहुत प्रसिद्ध कहानीकार हुए हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी प्रसिद्ध कहानी थी, उसने कहा था, उन्होंने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जाता है कि पुरानी हिंदी नामकरण किसका दिया हुआ है उत्तर अपभ्रंश को, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। शुक्ल जी ने इसी साहित्य को हिंदी साहित्य में स्थान दिया।
इस आधार पर हमें आदिकाल की पूर्वोपर सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। आदिकाल की जो पूर्वोपर सीमा है उसका निर्धारण हम करेंगे। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम काल वीरगाथा काल माना है, जिसकी सीमाएं संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक स्वीकार की गई है। शुक्ल जी ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को वीरगाथा काल में स्थान दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को वीरगाथा काल में स्थान दिया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश काव्य को आदिकाल की सीमाओं में प्रतिष्ठित किया है। एक द्विवेदी जी का कथन भी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हम हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इस अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से उत्तर अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी है, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर अपभ्रंश हिंदी का ही आरंभिक रूप है। इस प्रकार अवहट का झगड़ा भी भ्रामक है। हिंदी का प्रारंभिक रूप ही अवहट कहलाता है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती है। सिद्धों ने अपनी रचनाओं में अपभ्रंश के साहित्य से खुला विद्रोह किया था। सिद्धों की विषय वस्तु ही नाथों के माध्यम से हिंदी के भक्तिकालीन कवियों तक पहुंची। यद्यपि सिद्ध नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से निकालकर अपभ्रंश साहित्य में स्थान दे दे तो समस्त भक्ति साहित्य आधारहीन होकर गिर पड़ेगा। कहने का मतलब आदिकालीन सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य की जो परंपरा आके पुष्पित और पल्लवित हुई वो हमें भक्ति काल के संत साहित्य में मिलती है। अगर उस अपभ्रंश के साहित्य को, आदिकालीन अपभ्रंश के साहित्य को हम हिंदी साहित्य से निकाल दें तो पूरा का पूरा भक्तिकालीन संत साहित्य आधारहीन हो जाएगा, क्योंकि वो ही प्रमुख विशेषताएं हमें आदिकालीन विशेषताएं भक्तिकाल के संत साहित्य में मिलती है। इसलिए सिद्धों के साहित्य की गणना एक और अपभ्रंश के साहित्य से की जाती है, दूसरी ओर आरंभिक हिंदी में। तो ये आदिकाल की पूर्वोपर सीमा थी। इसके आगे हम हिंदी का विकास देखेंगे, क्योंकि प्रारंभ में हमने कहा कि भाषा के विकास के साथ ही हिंदी साहित्य का विकास होता है। तो भाषा का वर्गीकरण करेंगे, कैसे हिंदी का ताना बाना बना संस्कृत से। संस्कृत के उस समय एक डायग्राम के माध्यम से हम सोचेंगे, संस्कृत के दो रूप थे, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के विविध रूपों से, उसकी उपबोलियों और बोलियों के समूह से हिंदी का एक ढांचा तैयार होता है। और वो सारी बोलियां हिंदी की बोलियां है, इसलिए हिंदी साहित्य में हम उनको स्थान देंगे। धन्यवाद।